आज का वीडियो स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीति एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 12 के लिए इसका प्रथम अध्याय राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां से एक शीर्षक लेके आए हैं रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारत दो भागों में बटा था। प्रथम भाग में वह भारतीय राज्य थे जिन पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण था। दूसरी ओर विभिन्न रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हुआ करता था, जबकि छोटे बड़े रजवाड़ों पर वहां के राजाओं का नियंत्रण हुआ करता था। इन राजाओं ने ब्रिटिश की सर्वोच्चता या यूं कहें कि ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए ये अपने राज्य के आंतरिक कार्यों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम थे। उस समय रजवाड़ों की संख्या काफी थी। ब्रिटिश भारत के 1/3 हिस्से पर रजवाड़े काबिज थे। रजवाड़ों का शासन था, या यूं कहें कि प्रत्येक 4 नागरिकों में से एक नागरिक किसी न किसी रजवाड़े का हुआ करता था। आजादी के बाद ब्रिटिश शासन ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश भारत से अंग्रेजी प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही विभिन्न रजवाड़ों, जिनकी संख्या 565 थी, इन पर से भी ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। इन रजवाड़ों के लिए ब्रिटिश शासन ने कहा था कि ये रजवाड़े अपनी इच्छानुसार चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में, या अपने आप को स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात स्पष्ट हुई कि इन रजवाड़ों के कारण भारत में बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र या छोटे छोटे देश बन जाएंगे। भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र बनाए रखने के लिए निर्णय लेने का अधिकार वहां की इन रजवाड़ों की प्रजा को नहीं था, बल्कि यह अधिकार वहां के राजाओं का था। यह समस्या बड़ी विकराल और गंभीर रूप धारण कर रही थी, क्योंकि इस समस्या के कारण भारत में लोकतंत्र, जिसको लेकर के हम स्वतंत्रता संग्राम लड़े थे, लोकतांत्रिक शासन के लिए ही हम स्वतंत्रता संग्राम लड़े थे, और आज वो लोकतांत्रिक शासन का सपना धराशायी हो रहा था, क्योंकि इन रजवाड़ों में जो भी शासन चल रहा था वो अलोकतांत्रिक तरीके से चलता था। यहां के राजाओं ने अपनी प्रजा को लोकतंत्र का अधिकार नहीं दिया था। ये समस्या जितना विकराल रूप ले रही थी, ये भारतीय अखंडता के लिए उतना ही बड़ा खतरा थी। इस समस्या ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा ने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा की। तत्पश्चात हैदराबाद के निजाम ने भी कुछ ऐसी ही घोषणा की। कुछ और राजा या नवाब, जैसे भोपाल के नवाब, संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे।
आदि बातों से स्पष्ट हो रहा था कि ये रजवाड़े भारत के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे। और इन्हीं सब बातों से भारत का लोकतंत्र धराशायी हो रहा था। छोटे बड़े विभिन्न देशों के रूप में भारतीय संघ के बंट जाने के संभावना को देखते हुए भारत की अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। इसके लिए मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि जितने भी रजवाड़े हैं इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ये अपनी इच्छा से या तो भारतीय संघ में शामिल हो या पाकिस्तान में, या अपने आप को स्वतंत्र रखें। किंतु इस समस्या के निदान हेतु हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने चातुर्य, अपने साहस, अपनी सूझबूझ से भारत के ज़्यादातर रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए उनको राजी कर लिए। ये समस्या आज हमको आसान लगती है, किंतु उस समय यह समस्या बहुत जटिल थी। इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए बहुत ज़्यादा सूझबूझ की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा चातुर्य की आवश्यकता थी, बड़ी कुशलता की आवश्यकता थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी। और उन्होंने अधिकांशतः भारतीय रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। किंतु कुछ एक रियासतें जो अपनी जिद पर अड़ी रहीं, जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ डोगरा शासक हरि सिंह शासन कर रहे थे। इन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की बात की। हैदराबाद के निजाम उस्मान खान, इन्होंने भी अपनी रियासत को, अपने रजवाड़े को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। जूनागढ़, जो कि गुजरात में स्थित थी, एक रजवाड़ा था, यहाँ के शासक ने भी, यहाँ का शासक भी मुस्लिम था और इसने अपने रजवाड़े को स्वतंत्र घोषित करने की बात की। इन कुछ रियासतों के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयास किए और अंततः इनको भी भारतीय संघ में विलय करा लिया गया। हम बात करते हैं सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का शासक नवाब उस्मान खान था। उस्मान खान को बहुमूल्य धातुएं, हीरे, जवाहरात इत्यादि इकट्ठा करने का शौक था और ये दुनिया के कई शासकों में धनी शासक था। इसकी गिनती दुनिया के धनी शासकों में होती। सारे नवाबी ठाठ, नवाबी जीवन व्यतीत करना, सब कुछ उसके शौक थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या भारत सरकार ने उससे विलय के लिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो इस प्रश्न को वो टालता रहा, आगे खींचता रहा, उधर गोपनीय तरीके से योजना भी बनाता रहा। उसने अपने सैनिक, अपने समुदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। उनको लूटा जाने लगा, रास्ते लूटे जाने लगे, उनकी जान को खतरा होने लगा। इस बात की भनक जब भारत सरकार को लगी तो भारत की अंतरिम सरकार ने
मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। और जैसे ही मेजर जनरल चौधरी अपने दल बल के साथ हैदराबाद पहुंचे तो हैदराबाद का शासक उस्मान खान अपनी रियासत को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ और पाकिस्तान चला गया। कुछ समय पश्चात हैदराबाद में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कर लिया गया। अगली रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ का शासक भी मुस्लिम था, लेकिन बहुसंख्यक जनता हिंदुओं की थी। जूनागढ़ रियासत चारों तरफ से भारतीय राज्य से घिरी हुई थी। जूनागढ़ के शासक ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने का फैसला ले लिया, किंतु वहां की बहुसंख्यक हिंदू जनता पाकिस्तान में विलय स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जब जनता को इस बात का पता चला तो जनता ने विद्रोह कर दिया और जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान भाग गया। बाद में जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ का भी विलय पाकिस्तान में कर दिया गया। अगली रियासत जम्मू कश्मीर। इस रियासत पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विलय, जम्मू कश्मीर का पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हुई, किस प्रकार इसका विलय हुआ और कैसे ये कश्मीर समस्या के रूप में परिवर्तित हुआ, इसके लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आप आज के इस वीडियो से आने वाली परीक्षा में लाभान्वित होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करके एक सफलतम विद्यार्थी के रूप में उभरेंगे। नमस्कार।